नमस्कार साथियों, मैं राजवीर देसवाल। आज लाइट नहीं है, शुक्र है। मेरे ख्याल में इंटरनेट तो चलेगा, शायद लाइव सेशन आप लोग देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ अभी लाइट और पंखा एसी वगैरह नहीं है, बट आई हैव टू कीप प्रॉमिस विद यू ऑल। और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, whosoever has joined so far and maybe later on। आज बात करेंगे फिल्मों की, फिल्में देखने की जो परेशानियां हम लोग उठाया करते थे, और फिल्में देखने के लिए क्या क्या जुगाड़बाजी किया करते थे, और फिल्में देखने के लिए कितनी इंतज़ार किया करते थे, और फिल्में जो नई रिलीज़ेस थी, जो अभी जिनके ज़िक्र हुआ करते थे खाली मैगज़ीन्स में, अखबारों में, आजकल की तरह तो नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर्स आ गए और प्रोमोज़ आ गए और एक्टर्स स्वयं आके अपनी फिल्मों का जो है वो प्रमोशन करने लगे, इस प्रोग्राम में उस प्रोग्राम में, कभी कपिल शर्मा के शो में, कभी किसी जगह कभी किसी जगह। उत्साह सा होता था फिल्म देखने का, फिल्मों के बारे में बात करने का। आज के दिन आप देखिए, thousands and thousands of films are just on your fingertips and you can enjoy them, you can watch them, any numbers, any kind of films, even those which are restricted for having sex and nudity and violence in them. And there are films which are to be screened and taken care of under parental guidance as well. कुछ एक राइडर्स लगे हुए हैं, बट वो फ्लाउट भी होते हैं, उनका मिसयूज़ भी होता है। बहरहाल ये ज़माना आज का है, और इसमें फिल्में जो है वो स्लेटली रिलीज़ होना बंद हो गई हैं। वेब सीरीज़ इवन आपकी नेटफ्लिक्स वगैरह पे ही रिलीज़ हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं ये परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो बातें हैं और फिल्मों तक सेलुलॉइड पे ले जाने वाली जो बातें हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स से मेरा मतलब है नुक्कड़ नाटकों से, स्टेज परफॉर्मेंसेस से, थिएटर परफॉर्मेंसेस से, और वहाँ से होता हुआ सफ़र ये जब सेलुलॉइड तक पहुँचता था। और आजकल तो डिजिटाइजेशन हो गई है। सो जब सेलुलॉइड तक पहुंचता था तो तब तकरीबन हिंदुस्तान के तो तकरीबन 100 साल का इतिहास जो है वो बॉलीवुड का हो गया। और फिल्में जब से बनने लगी थी और बनने लगी हुई हैं, तो उससे पहले जो आपके कल्चरल बेस वाला जो नौटंकी की परफॉर्मेंस, नाटकीय जो परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी, वो होती थी स्वांग के ज़रिए या नौटंकियों के ज़रिए। नौटंकी एक अलग से विधा है जिसमें ज़्यादातर कॉमिक और डांसेस का पुट रहता है। सम म्यूज़िकल कॉमेडीज़ आर देयर, सम म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस, म्यूज़िकल ड्रामाज आर देयर। सो ये चीज़ें बहुत पहले से शुरू हुई हैं। आज आप आज जो देखते हैं रूप आर्टिस्ट्स का, थिएटर आर्टिस्ट्स का, एक्टर्स का, वो खाली सेलुलॉइड पे देखते हैं या डिजिटल वेब सीरीज़ वगैरह में देखते हैं। लेकिन वो बहुत ही बारीकी से एक्टिंग करने वाले एक्टर्स हुआ करते थे, जो असल में जान डाल देते थे अपनी परफॉर्मेंसेस में। और रोना है तो मेथड एक्टिंग करके रो भी पड़ते थे, और हंसना है तो पागलों की तरह से मेथड एक्टिंग करके पागल भी हो जाया करते थे। जो देहाती परिवेश जहाँ से ये चलता है सब, क्योंकि अंग्रेज़ी जो विदेशी माहौल है या थोड़ा सा शहरी माहौल है, उसमें ज़ाहिर है उसमें भी नौटंकी परफॉर्मेंसेस होती थी, लेकिन ये ज़्यादातर देहात में प्रचलन था। और हरियाणा, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब का जो है, उसमें जैसे हमारे यहाँ स्वांग की एक विधा रही है, प्रथा रही है। स्वांग जो है वो एक, जैसे आप
चार दिशाओं वाली, 4 साइड्स वाली कोई चौकी ले लीजिए, उस पर 2-3 लोग साजिंदे, ढोलक वाला, हारमोनियम वाला, और मेन जो सूत्रधार था वो हुआ करते थे। ज़्यादा लोग नहीं होते थे, 5-6 ही लोग होते थे। और आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए क्योंकि उस समय कोई माइक वगैरह तो थे नहीं। और जो सूत्रधार था वो सारा ताना बाना इस तरह से बुनता था कि आपका इंटरेस्ट भी वो कैप्चर करता था। उसको बीच में इंटरलूड्स भी लेने होते थे, उसमें बीच में कैरेक्टर्स भी बदलने होते थे, उसमें एक एक कैरेक्टर को 2-2, 3-3 पात्र भी परफॉर्म करने हुआ करते थे। सो इसी से नाटकों से पहले, स्टेज परफॉर्मेंसेस से पहले, स्वांगों से पहले और कुछ एक विधाएं प्रचलित थी। जैसे अगर मैं हरियाणा की ही बात करूं तो हम लोग चंबोला बोलते हैं। चंबोला, कोई कड़का सुना दे, कड़का कोई सुना दे, या चंबोला कोई सुना दे, रागनी कोई सुना दे। इनफैक्ट रागनी जो है, रागनी इज़ नॉट फोक। लोग बाग मुझसे डिसएग्री करते हैं, कई बार मैंने आर्टिकल्स भी लिखे इसके बारे में, बट रागनी इज़ जस्ट पॉप। इट केटर्स टू योर स्पिरिटेड साइड। एंड जो किस्से हैं, किस्से, और वो असल में ज़्यादा सीरियस साइड पे जाया करते थे। और जो चंबोले हैं उसका अगर छोटा सा मैं उदाहरण दूं तो आया बुढ़ापा कान में कह गया 3 बात, नीचा बोले न्यो के चल लाठी ले ले हाथ। या इस तरह के दोहेबाजी जो है, वो दोहे अक्सर बोले जाया करते थे स्वांग परफॉर्मेंसेस में भी, रागनी परफॉर्मेंसेस में भी। और यदि हम यहाँ से ग्रेजुएट करके थिएटर की तरफ जाएं, थिएटर भी बहुत पुराना इतिहास है थिएटर का भी। मुझे बड़ा शौक़ है थिएटर। हम लोग कहीं भी चंडीगढ़ में होते हैं, थिएटर हम लोग खूब देखते हैं। दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रही पोस्टिंग, तो हम लोगों ने वहाँ मंडी हाउस में बहुत थिएटर देखा, और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बहुत थिएटर देखा। चंडीगढ़ में आए तो टैगोर थिएटर ने कमी पूरी की, और बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस जो है वो देखने को मिली। सच पूछिए तो आई हैव बीन लकी इनफ टू हैव विटनेस्ड स्टेज परफॉर्मेंसेस इवन एल्सवेयर। हमने बेटन रूश अमेरिका में, न्यू ऑर्लियंस के पास है, लुइसियाना की जो कैपिटल है, उसमें डेथ ऑफ ए सेल्समैन देखी थी। 2500 आदमी औरत जो है वो देखने आए हुए थे, और उनका अपना अलग ही the play extended up to 3 hours, and there was an interval also, and it was almost an MP theater जिसमें बीच में स्टेज थी और आप चारों तरफ गुलाई में जैसे बैठे। ये भी एक स्टाइल होता था। असल में जैसा अगर आप रोम का कोलोसियम देखें तो उसकी भी जो आर्किटेक्चर है वो भी एक थिएटर की तरह से है। और थिएटर जो है वो इसी तरह से हमने थिएटर रॉयल हे मार्केट लंदन में प्ले देखा था। प्ले का नाम था अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, और 7 बजे शुरू होना है तो बस 7 बजे शुरू हो गया। उसके 1 सेकंड भी आप आगे पीछे होते हैं तो यू आर नॉट अलाउड एंट्री। एंड शेक्सपियर के जो थिएटर रॉयल हे मार्केट का जो था, उसमें बरसों 20-30 बरसों तक एक ही प्ले जो है वो इनेक्ट किया जाया करता था, वही खेला जाया करता था। पात्र भी जो 20-22 बरस की हीरोइन थी वो भी 40-42 साल की हो जाती थी 20-25 सालों में। एंड दे यूज्ड टू गेट रिप्लेस्ड विद यंगर लॉट एंड वाइस वर्सा, ईदर वेज। सो जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की अपनी एक कशिश है, थिएटर की जो कशिश है, जो स्ट्रीट प्लेस की कशिश है, उनकी अपनी कशिश है, और फिल्मों की एक अपनी विधा है। ख़ास तौर पे जो आपके एजुकेटिव जो संदेश देने वाले इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंसेस होती हैं, वो ज़्यादातर नुक्कड़ नाटकों के ज़रिए हम लोगों को देखने में जैसे मिलती हैं। और अगर मैं बात करूं कुछ इफ़ेक्ट्स की, तो एक खाली ये नहीं है कि आपने स्क्रीन लगा दिया और उसमें से बीम पड़ रही है मशीन से और कार्बन जल रहा है और फिल्म जो है वो स्पूल पे चल रही है, एंड यू आर वॉचिंग एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन। ऐसा नहीं है। ऐसा जब ये साइंस की
जब बढ़ोतरी हुई और नए नए तरीके आने लगे तो 3D इफ़ेक्ट भी आने लग गया। और एक जगह हम लोगों ने स्पेस नीडल सिएटल के पास जो है वो साइंस सेंटर था, उसमें एक फिल्म देखी थी जिसमें 4 डायमेंशंस भी ऐड कर रखी, 5 डायमेंशंस भी। वो 4 डायमेंशंस ऐसी हैं कि आपके साइड में स्क्रीन्स चलते हैं, 5 डायमेंशंस में आप ऐसा फील करते हैं कि अगर पर्दे पे हवा चल रही है तो आपकी सीट के नीचे से वो फूंक सी जो है वो मार देते हैं और वो हवा का एहसास आप लोग करते हैं। हम लोगों ने जो है वो इन नए नए तरीक़ों का जो शुरुआत देखी थी वो हमने शायद पहली बार दिल्ली में चाणक्य में देखी थी। चाणक्य में 35 mm का जो 70 mm का जो स्क्रीन आया था वो अपने आप में इंडिया में पहला था शायद। उसके बाद मराठा मंदिर मुंबई में वो स्क्रीन था। और चाणक्य में चाणक्य रामा कहते थे उसको, उस बड़े स्क्रीन को। और उसमें एक स्टीरियो इफेक्ट्स भी जो है वो नए शुरू हुए, हमें पहले पता ही नहीं था क्या स्टीरियो इफेक्ट्स हैं। अगर साउंड आपके स्क्रीन से लेके गड़ 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 होती हुई जैसे सीट के पीछे आ गई, कभी आपके दाएं आ गई, कभी आपके बाएं आ गई। सो इस तरह के प्रयोग भी होते रहे। एंड not only the visual of a particular stage performance or screen performance, screen viewing, watching, आपको अदरवाइज भी जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो म्यूज़िक के ज़रिए, साउंड के ज़रिए, इफ़ेक्ट्स के ज़रिए देखने को मिलता था। और बड़ी बड़ी नई चीज़ें जो है आपने देखी हैं, सुनी हैं और फिल्मों के बारे में जो है वो जानी है। इन सबसे पहले जो है वो मैं अगर याद करूं, इससे भी पहले का ज़माना, तो एक चीज़ मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था, दास्तान गोई हुआ करती थी, स्टोरी टेलिंग, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। एंड द पर्सन हु वाज एन अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग यूज्ड टू बी कॉल्ड raconteur, and he would have people gathered around him, और 15, 20, 25, 30 लोग बैठ जाया करते थे और वो दास्तान गोई, किस्सा गोई। वो उस बंदे को ये मालूम था कि when he has to release the suspense, when he has to say something which should arouse interest and which should have a sustained interest in his narration of things and in his किस्सा गोई और दास्तान गोई। ये कई चीज़ें जो आप और हम आज देखते हैं, ये फिर भी कहीं ना कहीं सेकेंडरी हो जाती हैं। कुछ एक बहुत जो उम्दा परफॉर्मेंसेस रही हैं, ख़ास तौर पे मान लीजिए अगर आपको क्लासिक्स का जिक्र आए तो क्लासिक्स में आज भी कहीं अगर मदर इंडिया लगती है तो उसके बारे में जो है वो उसको देखने लोग जाते हैं। कहीं आज भी अगर मुग़ल आज़म लगती है तो लोग बाग उसको देखने में थिएटर जाते हैं। आज भी कहीं अगर आवारा भी लगती है तो उसको देखते हैं, प्यासा लगती है उसको देखते हैं, उपकार देखते हैं, गाइड देखते हैं। वो फिल्में ऐसी थी, आप कितना भी इफ़ेक्ट ऐड कर लें, उनकी प्रोडक्शन, उनकी डायरेक्शन, उनकी फोटोग्राफी, वो अपने आप में ऐसी चीज़ थी कि वो क्लासिक जो है वो बन के रह गई। और इस सारे जो आज का माहौल है, इससे बहुत पहले के माहौल से बीच में एक ऐसा भी ज़माना था जब आप लोग जो है वो, जैसे अभी किसी ने कहा कि मैं बंक करके जाया करता। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक ऑल ऑफ दोज हु हैव जॉइंड, संजीव अरोड़ा, मीनाक्षी ढुल, नीतू सिंह, आशीष दहिया, शशि कौमुदी, संजीव अरोड़ा, प्रिंसिपल भूपेंद्र जी। And Sanjeev Arora says, I bunked the school and saw my first movie in 1981. Our principal raided the cinema hall but could not locate us as we were sitting in back rows and they were looking for us in the front rows. Yes, वो 10 आने वाली, 12 आने वाली, 14 आने वाली ये भी सीट्स हुआ करती थी आगे, जिसका जितना हिसाब किताब होता था। स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो दे यूज्ड टू सिट ओनली ऑन दोज फ्रंट रोज। बाकी ड्रेस सर्कल होता था, बॉक्सेस होते थे और थिंग्स लाइक दैट। एंड यू हैव वेरी राइटली सेड, देयर वाज अ टाइम जब हम लोग घर में जो सीनियर बंदा होता था, जो कंट्रोलर होता था, द वन हु यूज्ड टू कमांड द हाउस होल्ड,
he was to be looked up to if you had to watch a movie. His permission was necessary. It wasn't कि आप जो है वो मुंह उठाया और फिल्में देखने चले गए. No, movie watching used to be a project in itself. और यदि किसी को इजाज़त मिल गई तो दिल में ये धड़कन लगी रहती थी. There was trepidation felt in the heart that whether we will be able to reach on time, whether we will be able to buy tickets, whether it will be just houseful or entry allowed, whatever. So जब तक आप अपनी सीट पे जम नहीं जाते थे तब तक यकीन ही नहीं आता था कि आप लोग जो है वो फिल्म देखने आए हैं या फिल्म देखेंगे. और जैसा मैंने कहा कि सीनियर लोगों की, बल्कि जो गली मोहल्ले थे उसमें तो आप लोगों को गली मोहल्ले में और लोगों की नज़रें भी बचा के फिल्म देखना होती थी. कहीं किसी का चाचा ताऊ मामा फूफा दादा दादी कोई इधर उधर का आदमी जो है वो देख रहा होता और घर में शिकायत अगर लगा देता कि सो वो तो वहाँ रणधीर पिक्चर में मैंने कल देखा था, तो बड़ी आफत आ जाया करती थी उस बंदे के लिए. सो यू आर राइट, यस. हम लोगों ने भी एपिक्स देखे हैं और हम लोगों ने क्लासिक्स देखे हैं, हम लोगों ने ऊल ज़रूर फिल्में भी देखी हैं. कई बार ये था कि दाव लग गया तो कुछ भी देख लीजिए. असल में ज़माना वो था कि जब आप न्यूज़ रील देख के भी बड़ा मज़ा लिया करते. आज के दिन नहीं दिखाई जाती है. किसी ज़माने में न्यूज़ रील एक चला करती थी एंड इट यूज़ टू बी अ गवर्नमेंट PR एक्सरसाइज होती थी. उसमें ज़्यादातर नेताओं के विजिट्स और ये दिखाया करते थे और उसके बाद ही एक्चुअल जो थी फिल्म शुरू हुआ करती थी. यहाँ तक का भी माहौल था कि एक फिल्म आई थी जय संतोषी माँ, और जय संतोषी माँ में महिलाएं पूजा की थाली और प्रसाद और फूल और ये दिए वगैरह ले जाके और सीट पे बैठ के वहाँ पूजा किया करती. और जय संतोषी माँ मूवी ने बहुत सी जो है वो रिकॉर्ड्स तोड़े थे और बड़े बड़े सिनेमा हाउसेस में जय संतोषी माँ वो लगी रही थी. कुछ एक फिल्म्स थी जो एडल्ट फिल्म्स कहलाती थी. उसमें जो बच्चा लोग थे अगर उनका कद छोटा है तो गेट कीपर जो है वो रोक दिया करता था उस ज़माने में कि सब आप यू लुक टू बी चाइल्ड एंड यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू यू सर्टिफिकेट की अगर फिल्म है तो आप देखेंगे, ए सर्टिफिकेट की फिल्म है तो आप नहीं देखेंगे. सो इस तरह का भी एक कंट्रोल सा जो है वो हुआ करता था. और बीच में आजकल तो आज आप ट्रेलर्स देखते हैं, किसी ज़माने में खाली स्लाइड चला करती थी और वो स्लाइड्स जो है वो दैट वाज वन मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट. एक और चीज़ बड़ी रोचक हुआ करती थी और मुझे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रोचक लगा करती थी वो थी जो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के लोग जो थे वो जो फिल्में दिखाया करते थे. थी तो वो प्रमोशनल फिल्में किसी न किसी संदेश को लेके दिखाई जाया करती थी, लेकिन उसमें होता क्या था कि किसी भी दीवार पे स्क्रीन एक लगा दिया जाए. स्क्रीन तो कोई होता ही नहीं था, वाइट रंग की एक दीवार देखी, उस पर प्रोजेक्शन करते थे और उसके साथ एक लाउड स्पीकर किसी मुंडेर पे या चार दीवारी पे या किसी बांस पे लगा दिया और उससे कोई 30-40 फीट दूर पे आपने प्रोजेक्टर रख दिया और प्रोजेक्टर में फिल्में चलती थी. एक स्पूल चरखी आगे चल रही है, दूसरी चरखी पीछे और एक छोटा सा बल्ब जलता था और वो सारी चरखी पे जो स्क्रीन की आवाज़ थी वो अलग आती थी और कर करके वो जो स्पूल्स की चरखियों की आवाज़ थी वो भी आया करती थी. और जैसे 16 रील की फिल्म है तो 16 के 16 दफ़े ही वो चरखियाँ बदलनी पड़ती थी. सो तकरीबन 2-3 मिनट का समय लगता था उसमें और इस तरह से पीसेस में हम लोग उस ज़माने में फिल्में देखा करते थे. मैंने हम लोग दिल्ली में अशोका होटल के साथ में एक पुलिस कॉलोनी थी, उसमें हम रहा करते थे. तो अशोका होटल की दीवार पे ये फिल्में जो है वो दिखाई जाया करती थी फॉर पीपल हु वर्कड इन अशोका होटल एंड अदर प्लेसेस. एंड मुझे याद है देवदास मैंने वहाँ देखी थी, अमर मैंने दिलीप कुमार की वहाँ देखी थी, एक के बाद एक देवानंद की वहाँ देखी थी और जिसमें कोई संदेश होता था. जैसे एक के बाद एक में ये था कि ज़्यादा बच्चे पैदा न करें
और इसी तरह से उपकार में टैक्स फ्री, एक टैक्स फ्री भी हुआ करता था उस आजकल भी होता है शायद, कि जो देशभक्ति की या कोई ऐसी फिल्म है जिसमें कोई संदेश आप देते हैं तो उनका टैक्स फ्री कर दिया जाया करता था। और कुछ एक ऐसी भी फिल्में थी, हम लोग जो है वो, मैंने ज़्यादा अंग्रेज़ी फिल्में तो नहीं देखी हैं, लेकिन हाँ बॉलीवुड पे मेरी ज़रूर मास्टरी है और अथॉरिटी, मैं अपने आप को एक किस्म से समझता हूँ। लेकिन कुछ एक अंग्रेज़ी फिल्में भी थी जो उस ज़माने में बहुत मशहूर थी और हम लोग बड़े मज़े से देख के आया करते थे। बेन-हर एक फिल्म थी, विनर ऑफ 11 एकेडमी अवार्ड्स। आई थिंक टाइटैनिक वॉज अ लेटर वर्जन which won as many Academy Awards. McKenna's Gold थी, Guns of Navarone थी, ये फिल्में थी जो इक्का दुक्का ही आया करती थी अंग्रेज़ी फिल्में। दिल्ली में तो खैर शीला थिएटर में काफ़ी जो है वो लगा करती थी फिल्में, अंग्रेज़ी ही फिल्में जो है लगा करती थी। कई शहरों के बड़े बड़े सिनेमा हाउसेस याद हैं मुझे, और उन सिनेमा हाउसेस में जैसे प्रीमियर भी होते थे तो लेजेंडरी तस्वीरें वहाँ लगी। अगर आप फिल्मिस्तान में देख जाइए आज के दिन भी, या रीगल सिनेमा शायद अब नहीं है, चाणक्य तो बाद की बात है, और उनमें पुराने एक्टर्स की जो प्रीमियर्स पे आए थे या उन मौक़ों पे, उन इवेंट्स पे आए थे जो वहाँ दिखाए गए होंगे या ऑर्गेनाइज़ किए गए होंगे, तब की ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें वहाँ देखने को आज भी मिलती हैं। मुझे एक और किस्सा याद आता है, जैसे छुप के फिल्में देखना, और इससे वाबस्ता था कि हम लोग, मैंने मुग़ल आज़म तो मैंने 17 दफ़े देखी फिल्म पिक्चर हॉल्स में ही, चाहे मुग़ल आज़म 100, 150, 200 किलोमीटर इधर उधर हमारे शहर से दूर लगी होती थी, तो मैं जाया करता था टिकट लेके और मुग़ल आज़म देख के वापस लौट के आया करता। सो when this मुग़ल आज़म was not available till the time when the recorded tapes were made available to us, and it was in CDs and DVDs and all that stuff. So तब तक मैंने थिएटर में मुग़ल आज़म 17 दफ़े जो है वो देखी थी। ये भी एक टौर मारने की भी, एक शेखी बघारने की भी एक ये बात हुआ करती थी कि फ़लाँ फिल्म मैंने इतनी बार देखी। और मुझे याद है बॉबी के बारे में तो यही कहा जाया करता था। बॉबी तो देख देख के एक बंदा कहते हैं साइकेट्री डिपार्टमेंट में चला गया था चंडीगढ़ के, पागल ही हो गया था। एवरी टाइम ही यूज्ड टू से माय नेम इज़ बॉबी, मुझसे दोस्ती करोगे। और बॉबी से मुझे याद आया कि बॉबी जब रिलीज़ हुई तो दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर्स का और सिनेमा ओनर्स का कुछ झगड़ा पड़ गया और दिल्ली में ये फिल्म काफ़ी दिनों तक रिलीज़ नहीं हो पाई थी। हरियाणा में हो गई, एंड हरियाणा में भी कहाँ हुई, रोहतक में हो गई, एंड रोहतक वॉज क्लोज टू दिल्ली। तो रोहतक के शीला थिएटर में ये फिल्म लगी थी। और मुझे याद है हम अपने गांव से 3 स्कूटर्स पे 5-6 लोग जो है वो बॉबी देखने गए शीला थिएटर में रोहतक। एंड ट्रस्ट मी, हमने 3 घंटे की, 3.25 घंटे की फिल्म खड़े होके देखी। खड़े होके इसलिए देखी क्योंकि सीट्स वर फुल and people were allowed even beyond the capacity of seats in the picture hall, because so many people from Delhi came for every show to watch Bobby there. और हम लोगों ने भी वो दीवानगी का 3-4 दिन हो गए थे उसको रिलीज़ हुए, तब हम लोग देख के आए थे शीला थिएटर में। रोहतक के सिनेमा जो है उसमें एक और राज थिएटर होता था, प्रकाश, और ये इस तरह से कई थिएटर्स के नाम मुझे याद हैं सब जगह जहाँ मैं रहा हूँ। राज थिएटर में हमने पैगाम देखी थी, और पैगाम ऐसे देखी थी 1.5 बार देखी थी। 1.5 बार कैसे देखी थी कि एक बार तो हमने देखी खुद अपनी तरफ से कि मैं और मेरा एक कज़न हम लोग देखने चले गए, और दूसरे दिन जब मेरे दूसरे कज़न और उसके दोस्त उसी फिल्म उसी सिनेमा में वो फिल्म पैगाम देखने गए, तो मैं दिलीप कुमार का दीवाना बहुत पहले से, मुझे शरारत सूझी। हम लोगों ने उनको जाके 2 जनों ने उनको इंटरवल में कहा कि चाचा जी घर पे आ गए हैं और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, और उनकी सिट्टी पिट्टी हो गई गुम। तो वो आने लगे तो हमने कहा तुम्हारी टिकट दे दो, हम तो हाज़िरी लगा के घर का गए। सो आधी हमने बाद में उन टिकटों पे, 2 टिकटों पे हमने आधी फिल्म बाद में देखी पैगाम।
बड़ी बड़ी रोचक बातें जो है वो फिल्मों को लेके हम लोगों के जीवन में जो है वो हुई हैं। और जो पैगाम जो फिल्म थी, जैसे मैंने बताया कि डेढ़ बार हम लोगों ने देखी। इसी तरह से एक हमारे पास जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो जो गांव से देहात से लड़के आया करते थे, उनको फिल्मों का इतना शौक़ और इतना एक किस्म से पागलपन होता था कि एक लड़के को हमने प्लास्टिक का एक हैट दिलवा के और उसको बॉस कहना शुरू कर दिया, और वो शट्टी की तरह से अपने आप को बॉस समझने शुरू कर दिया उसने। और इस आदमी को यदि आप 2 बजे रात को भी उठा लो तो वो जो है वो बोलते थे कि चल भाई पिक्चर देखने चलेंगे, एंड ही वुड गेट अप एंड वेयर इज हैट, एंड वो जो है वो तैयार होकर हमारे साथ निकल पड़ता था। सो एंड ही यूज टू फाइनेंस ऑल्सो, टिकट्स भी हमारे पास, वो अच्छे घर से था बट वो गांव से आया था और उसको बॉस कहलवाना और ये जो बहुत ही अच्छा लगता था। हमारे RKSD कॉलेज कैथल में भी मैं पढ़ा हूँ, एक कमलेश चौधरी प्रोफेसर आ गए पॉलिटिकल साइंस के। वो इतने फराख दिल थे कि जैसे उस ज़माने में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का एक बड़ा चार्म होता था, और 12 से 3 का फर्स्ट शो होता था। सो जैसे आज फ्राइडे है तो फ्राइडे अगर उनका पीरियड 11 बजे के आसपास है तो वो छुट्टी कर दिया करते थे और ये कहा करते थे कि जाओ। और दैट्स हाउ ही वाज वेरी पॉपुलर विद अस, ही वाज वेरी यस, हरदिल अजीज़ वो जो है वो कमलेश चौधरी हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे। और आजकल तो खैर मजाक होने वाली बात हो जाती है, एक जो कॉलेज में उस ज़माने में हॉस्टल में लड़के रहा करते थे वो तो 9 से 12 का शो अपनी रजाई साथ ले जाया करते थे, और रजाई जो है वो ओढ़ के बैठना और फिर 1 डेढ़ 2 बजे तक वापस हॉस्टल में आना। जैसे मैंने कहा कि बॉबी भी उन्हीं दिनों आई थी और क्लासिक्स पुराने भी लगा करते थे। तो मेरे साथ एक सरदार जी बैठे देवदास देख रहे थे, मैं देवदास देख रहा था रणधीर पिक्चर हॉल में कैथल में। सो एक सरदार जी मेरे साथ बैठे थे और सो रहे थे। सो मैंने उनको 2-3 बार जगाया भी तो नहीं, जगह नहीं। वो देवदास वॉज वेरी स्लो, एंड देवदास इज़ अ क्लास अपार्ट मूवी जिसको बहुत कम लोग ही देख के मज़ा ले सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट में थी, खालिद दिलीप कुमार के फैन। तो जब फिल्म ख़त्म हो गई तो हम लोग बाहर आए और सरदार जी जो थे वो यौन करते करते कहने लगे कि पिक्चर आप बेकार है। वो बॉबी का सीन याद कर लिया उन्होंने, साथ के पिक्चर हॉल में जो बॉबी लगी थी। कहना वो कुड़ी जिहड़ी स्कूटर के पीछे बैठ के मुंडे का कन्न खांदी है ना, वो वर्गी कोई पिक्चर नहीं हो सकती, तो ये तो बेकार पिक्चर थी। इस तरह अच्छा एक और चीज़ हुआ करती थी कि आप लोग पिक्चर में बैठे हैं और कोई ऐसी घटना है, जैसे मनोज कुमार के पीछे मदन पुरी चाकू लेके चलते हैं उपकार में और वो उसको मारना चाहते हैं, तो एक लड़की आगे बैठी, वो भारत भारत तुम्हारे पीछे इस तरह से बहुत होता था। और शोले का तो गज़ब ही हुआ करता था कि शोले के जैसे ही डायलॉग शुरू होते थे उससे 2 सेकंड पहले जो दीवाने लोग थे वो वही डायलॉग जो है वो बोला करते थे। इट डिड एड अप humor, and it did add up spiritedness, and it did add up extended some kind of a titillation and thrill to movie watching. Well, मैंने एक और ये जो PR वाली फिल्में हैं इसमें मैंने एक वो इंस्पिरेशनल फिल्म थी रैदास के ऊपर, कवि जो है वो रविदास जो हुए हैं उनके ऊपर एक फिल्म थी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत और ब्लैक एंड वाइट में थी। उस टाइम में इन फिल्मों से भी पहले कुछ कार्टून्स दिखाया करते थे। कार्टून्स आजकल की तो बहुत ज़्यादा टेक्निक जो है वो आ गई है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत अंदाज से उन चीज़ों को पेश किया जाया करता है बट एक ज़माना था जब आप लोग with simple techniques you would build up the atmosphere, environment, and you would have the desired effect on your viewers. Before I talk the last point in today's film and films related things, let me see who all have joined. Reena has joined, and
Principal Bhupinder says, great epic films. Just a second. Hollywood, Ben-Hur, Gone with the Wind, yes. Dr. Zhivago, Dr. Foster, Alfred Hitchcock movies, yes. All these movies were classics, sir. Karamjit Kaur is there, Nimi Sharma is there, Mandeep McCall. मैंने सुना है लोग खुले में अपनी कारों में बैठकर सामने पर्दे पर फिल्में देखते थे. मनदीप, अगर आपको याद हो, फेसबुक पे मैंने बहुत सी ऐसे अपडेट्स लिखे हैं, जैसे जब मेरे फादर ने और मेरे ताया जी ने सफ़ीदों में विश्वकर्मा नाम का एक ओपन एक थिएटर चलाया था, और ओपन एयर थिएटर था, वहाँ कोई सीट्स वगैरह नहीं थी, नीचे बैठ के ही देखा करते थे. एक टेंट से सामने स्क्रीन पे प्रोजेक्शन होती थी, और वहाँ वो तकरीबन साल भर की मेरे बाबूजी की एक डायरी है, जिसमें हर हफ्ते जो बदली जाया करती थी फिल्में, उनका ब्यौरा है. और वो सारी जो फिल्में जो है वो कभी हरीश चंद्र और कभी ये और कभी वो, सारी की सारी फिल्मों के नाम मुझे याद हैं. सो मनदीप तो हमारे साथ ही हमारा गुहांडी हैं, सो ही मस्ट नो. साउंड ऑफ म्यूजिक, द टेमिंग ऑफ श्रू, एनी 1000 डेज, ऑल दीज मूवीज आई सॉ इन जगत थिएटर चंडीगढ़. हाँ सर, आप तो चंडीगढ़ियन हैं, तो यू आर अ शेड बेटर देन अस द देसी गाइज. PTC movies, comedy says PTC, yes, on a big screen. Pakiza 6 times you saw, wonderful movie. And युवा पीढ़ी गांव के आजकल छुपकर ही फिल्में देखती है, हो सकता है, yes. Bilal Ahmed Shamim is also watching, thank you. Sahil Vaid has joined of late. So अभी आखिर में बात करूँगा एक और मज़ेदार, और वो ये थी कि दिल्ली में मैं पढ़ा करता था, और दिल्ली में जो ये डिफेंस और पालम और रेस कोर्स, ये सिनेमाज जो थे वो डिफेंस वालों के लिए थे, और सिविलियंस के लिए तब खुलते थे जब दे हैड स्पेयर सीट्स और टिकट्स. और गेट से सिनेमा तक हम लोगों को भाग के, लिटरली रेस कोर्स में रेस लगा के हम लोगों को जाना पड़ता था. यानी बाहर फाटक पे आप रुकते थे, अगर अंदर से आ गया 20-25 सीटें जो है ना वो अवेलेबल हैं, तो आप दौड़ के जाइए बॉक्स ऑफिस पे और टिकट लीजिए और फिल्म देखिए. तो मैं और मेरा कज़न जो है वो, ही रिटायर्ड एज अ ब्रिगेडियर, सो हम लोग जो है वो, आंखें फिल्म थी 1968 में आई थी, हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, शबनम कभी शोला कभी तूफ़ान है आंखें, बहुत अच्छी मूवी थी धर्मेंद्र माला सिन्हा की. और पहली बार उसमें टेररिज्म रिलेटेड एक प्लॉट जो है वो दिखाया गया था. सो जैसे ही गेट खुला और हम लोगों ने लगाई दौड़, और मैं तो इतना तेज़ नहीं भाग पाया, बट माय कज़न ही सिक्योर्ड टिकट्स फॉर अस. और फिल्म हम जो है वो, अभी फिल्म चलने में देरी थी, और तकरीबन आधा पौना घंटा जो है वो अभी वेट करना था. सो हम लोगों के पास एक गेट कीपर आया, और गेट कीपर ने कहा कि फ़िल्म देखनी है. हमने कहा कि हाँ, अगला शो देखना. कहता पहले देखनी है. अब हमें तो फिल्म का इतना दीवानापन था कि आप अगर 5 मिनट की एक्स्ट्रा भी दिखा दें तो भी हम जो है उसको मज़े लेके हम लोग देखा करते थे. तो हमने कहा भैया दिखा दो. उसने हमसे अठन्नी ली, और उसने हम दोनों को बॉक्स में बिठा दिया. अब हम डरते भी रहे कि ये शायद पता नहीं गेट कीपर था कि नहीं था, या कोई हमें फंसवा ही ना दे, कोई चेकिंग ही ना हो जाए. लेकिन थोड़ी देर बाद, जैसे आधा पौना घंटा की लास्ट की जो पहले शो की चल रही थी, वो हम देख रहे थे, तो थोड़ी देर में वो आया और दरवाज़ा खोल के कहता कि भाई साहब चाय वाय भिजवाओ कुछ. मैंने कहा ठंडी में तो तुम हमें एंट्री दे रहे हो और तुम हमें चाय वाय पूछ रहे हो, तो इसका मतलब है तो ये आदमी जेन्युइन. सो वी एंजॉयड द रेस्ट ऑफ द 30 मिनट्स ऑफ द एंड ऑफ आंखें, which we already knew in our next show. And इसी तरह से हमने जैसे 1.5 बार पैगाम देखा जो है वो हमने आंखें देखी. वेल, आज फिल्म और फिल्मों से संबंधित बातें इतनी ही. मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी जिक्र किया, नुक्कड़ नाटकों का, थिएटर का, स्वांग का, रागनी, चंबोले, कड़के, इन विधाओं का भी जिक्र किया, और
फिल्मों से संबंधित भी एक आपसे गुफ्तगू की। अच्छा लगा, रिकॉल करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और विनोद दहिया हैज़ जॉइंड लेटली। यू कैन वॉच दी टॉक शो ऑन फेसबुक, इट्स लाइव, सो आप शुरू से देख सकते हैं। सो आज की गज़ल आज के दो कते आपके आगे पेश करता हूँ। अभी मेरे ख्याल में इस वीकेंड से या अगले वीकेंड से अंटा एक ज़माने की कहानी और मेरी एक चौथाई आत्मकथा, वो सीरियली धारावाहिक रूप से शुरू करूँगा, एक एक चैप्टर उसका। और आई एम श्योर आप उसको सुन के बहुत आनंदित होंगे और अपने आप को कहीं ना कहीं उन किस्से कहानियों से, उन माहौल से, उन परिस्थितियों से, उन वातावरण की जो भी ख़ास बातें थी, उनसे अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़ के ज़रूर देखेंगे और कहीं ना कहीं एक आइडेंटिफिकेशन ज़रूर पाएंगे उनमें। और आपको भी लगेगा कि शायद आपके गांव की भी ये कहानी। असल में थोड़ी सी भूमिका अगर मैं उसकी बताऊं इसी सेशन में, तो ये है कि दिनेश ददीची, प्रोफेसर दिनेश ददीची, जो अंग्रेज़ी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिटायर हुए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और मुझसे एक क्लास आगे थे। एमए फाइनल हम लोगों ने एमए इंग्लिश इकट्ठे की थी, तो वो फाइनल में थे, हम लोग प्रीवियस में थे। वो जब इसकी रिव्यू किया, उन्होंने समीक्षा जब की अंटा की, तो उन्होंने ये बात कही जिसका मुझे भी इल्म नहीं था। मुझे भी उनके कहने के बाद ही इल्म हुआ कि अंटा राजवीर देसवाल की कहानी नहीं है। राजवीर देसवाल उसमें कहीं कहीं आते हैं। ये कहानी किसी भी व्यक्ति के गांव की हो सकती है, किसी भी पाठक के गांव की हो सकती है और किसी भी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है जो ग्रामीण प्रवेश से जो है वो आता है। सो मे बी नेक्स्ट वीक आई विल स्टार्ट रीडिंग आउट दोज चैप्टर्स to you. Part of it will be in Haryanvi and part of it will be in Hindi, Gurumukhi. So it will be something hilarious. You will like it, I'm sure. So कथा पेश कर रहा हूँ कि एक ज़माने से अकीदत में झुका था सर मेरा। एक ज़माने से अकीदत कहते हैं डेडिकेशन में, डिवोशन में, ओबीसेंस में। एक ज़माने से अकीदत में झुका था सर मेरा, एक ज़माने से खुदा कुछ और ऊपर हो गया। जब से मेरा सर झुका, एक ज़माने से खुदा कुछ और ऊपर हो गया। और एक ज़माना राह हक में यूं गुजारा मैंने भी। राह हक कहते हैं सच्चाई की राह, हक कहते हैं सच्चाई की राह, हक सच्चाई को कहते हैं। एक ज़माना राह हक में यूं गुजारा मैंने भी, एक ज़माने से मैं काफिर सा कमीना हो गया। एक ज़माने से अकीदत से झुका था सर मेरा, एक ज़माने से खुदा कुछ और ऊपर हो गया। एक ज़माना राह हक में यूं गुजारा मैंने भी, एक ज़माने से मैं काफिर सा कमीना हो गया। कि जैसे सजदे ही करता रहता है काफिर, किसी भी चीज़ के आगे झुकता है, तो मैं भी ऐसा ही हो गया। चाहे मेरा खुदा ऊपर हो गया, चाहे जो है कुछ भी, बट मेरी डेडिकेशन, मेरी डिवोशन, मेरी अकीदत जो है वो मेरे खुदा के लिए, मेरे मौला के लिए, मेरे ईश्वर के लिए, मेरे वाहिगुरु के लिए सदा बनी रही और मेरे इष्ट के लिए सदा बनी रही। एक और कथा देखिए कि बिन कहे तो कभी रहा न गया, बिन कहे तो कभी रहा न गया और हमेशा भी सब सुना न गया। ज़रूरी नहीं आप सारी चीज़ें सुन के जज्ब कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें अपने अंदर रखें। सो बिन कहे तो कभी रहा न गया और हमेशा भी सब सुना न गया। जो कह दिया बेसाख्ता सो कह डाला, जो कह दिया बेसाख्ता सो कह डाला। कुछ सोच के तो हमसे कुछ कहा न गया, कुछ सोच के तो हमसे कुछ कहा न गया। एवरीथिंग इज़ इम्प्रॉम्प्टू, एवरीथिंग इज़ जस्ट एक्सटेम्परी। और जो मन में आता है वही बोल देते हैं, जो मन में आता है वही कह देते हैं, जो और शायद अच्छा ही कहते हैं। मैंने जैसे आजकल फेसबुक पे एक मिसरा देने की शुरू की हुई है, एक धारावाहिक सीरीज़ कह लीजिए, और वो मिसरा में 2 मिसरे शेर के हुआ करते हैं, पहला मिसरा, दूसरा मिसरा, और दोनों का वज़न बराबर होना चाहिए, मात्राएं बराबर होनी चाहिए, भाव एक जैसा होना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें जो है मैं अपने व्यूअर्स को, अपने फ्रेंड्स को दिखाना, सिखाना, बताना चाहता हूँ।
सो कई लोग उसको मजाक में भी ले लेते हैं, खाली तुकबंदी करके कुछ लिख देते हैं. आई डोंट माइंड इट ऑफ कोर्स. So it's their style. If they want to learn, it's okay. If they don't want to learn and just enjoy the first misra or the second misra, so it's up to them. But yes, in one of my sessions in future, Dr. Sunita Deswal, welcome. In one of the sessions, forthcoming sessions, I'll plan and share with you. Although I am not a Munshi Fazil of Urdu, I am not, मेरे को उर्दू न पढ़ना आता है न लिखना आता है, न मुझे उर्दू की ख़ासी समझ है, लेकिन तलफ़ुज़ थोड़ा ठीक ठाक है, प्रोनंसिएशन ठीक ठाक हो जाता है और मुझे शौक़ भी है. सो इसलिए मैंने कुछ अपने लिए, अपने शौक़ के लिए जाना है और जान के उसको थोड़ा सा क्रियान्वयन भी करता हूँ. सो मुझे गज़ल की, नज़्म की, अशार की, कतात की जो है वो थोड़ी सी अकल है. मैं बहुत ज़्यादा अकल तो समझ तो नहीं कहता, बहुत ज़्यादा ग्रामर या प्रोटोकॉल नहीं कहता, बट थोड़ी बहुत मुझे समझ है. सो मैं वो समझ जो है आप लोगों के साथ किसी दिन इसी सेशन में जो है वो शेयर करूँगा और आपको वो छोटे छोटे नुक्ते बताऊँगा जिससे आप गज़ल लिखना चाहें, नज़म लिखना चाहें या कोई भी रचना करना चाहें वो बखूबी आप कर सकते हैं. आज के दिन मीर, तकी मीर या गालिब या ज़ौक़ या शहरयार ये कोई नहीं बन सकता है. इनके अपने भी अशार में, शेरों में कमियां निकाली जाती हैं, निकाली गई हैं. जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं उर्दू के, वो लोग उनके अशार में भी, उनके कृतियों में भी, उनकी कॉम्पोजिशंस में भी कृतियाँ निकाल देते हैं, वो कमियाँ निकाल देते हैं. दैट इज़ नॉट आवर एम. कमियाँ निकलती रहें. So far as you are able to convey yourself and communicate, अगर आपकी बातों का सीधा सीधा सा संप्रेषण दूसरे व्यक्ति के पास होता है तो nothing bad in it, nothing wrong in it. The only style that I am talking about is to add some kind of a musicality to your composition. So that musicality makes it sound good and it becomes more musical and more sonorous. Anita Chopra is watching, thank you. So last item of today's session is ये एक बड़ी खूबसूरत ट्रांसलेशन है. एक गीत है किशोर कुमार का, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम. उसको मैंने थोड़ा सा भावानुवाद अंग्रेज़ी में करने की कोशिश की. ये मायोन खजुराहो से है और ब्रीज स्क्रिबल, ब्रीज हवा को आपको मालूम है कहते हैं, नसीम को कहते हैं बादे सबा, और ब्रीज स्क्रिबल उकेरने को कहते हैं, कुछ लिखने को कहते हैं. द सनलाइट एक्सटेंड्स इट्स कलरफुल हैंड. उसमें एक पैराग्राफ है कि शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए. उसको आप अगर तसव्वुर करें, उसको अगर आप इमेजिन करें, शाख पर जब धूप आई, जैसे धूप शाख पे आई, छाँव बन के उसकी धूप की और शाखा की छाँव बनी, छाँव छम से नीचे कूदी. जैसे ही धूप शाख पे आई, छाँव छम से नीचे कूदी, हंस के बोली आइए. उसने धूप को कहा आइए. सो ये भोले से चेहरे, ये मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, ये उसी की तर्ज में एक छोटी सी पोएम है. द सनलाइट एक्सटेंड्स इट्स कलरफुल हैंड, शाख पर जब धूप आई, to shake with the sable side of the shadow, sable side of the moon, but I am talking about the sable side of shadow. The sunlight extends its colorful hand to shake with the sable side of the shadow, perching on the bow. When the latter offers and making space for it, it jumps to the ground. शाख पर जब धूप आई, हाथ छूने के लिए छाँव छम से नीचे कूदी, हंस के बोली आइए. And making space for it, it jumps to the ground, seems as if it welcomes the other. This is the usual game mornings play with evenings. यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम. Have played it for millennia without a break or rest in this land where even a wanderer could write his respectful salutations on the breeze, being stranger though. हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम. एक बार फिर सारी पढ़ता हूँ so that you can relate each and every
word and each and every word meaning of what I have tried to convey. Breeze scribble. Yes sir, wow sir, Shah and Dhoop analogies, wonderful. Great lines in English poem, applause, thank you ji. Anita Chopra, wow, wonderful, thank you. The sunlight extends its colorful hand to shake with the sable one of the shadow perching on the bough. When the latter offers and make it jumps to the ground, seems as if it welcomes the other. This is the usual game mornings play with evenings. I have played it for millennia without a break or rest in this land where even a wanderer could write his respectful salutations on the breeze, being stranger though. हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम. So till tomorrow 12 o'clock, this was noon show. Thank you everyone here who have joined. अच्छा लगता है जब आप लोगों को देखते हैं. और more just for about half a minute more I'm here. If you have any questions, please shoot. Yes sir, principal sir, you are very kind and you are very nice. असल में आप बनाते हैं जो कुछ. You are a very kind-hearted critic in the real sense of the word, and critic not only to criticize but to suggest improvements and improvisations and suggest genres and nuances of different things which maybe we don't even intend saying or conveying, but you derive meanings out of those things and you just keep adding on things too. वो टैलेंटेड कितने जी इतना ही है जी, कम चल रहा है, गुजारा हो रहा है प्रिंसिपल साहब. So thank you very much each and every one of you. Enjoy your day. Bye.